सन 2142 वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन का खोजी दल नोस्ट्रोमो अंतरिक्ष यान के मलबे की जांच करता हुआ उसमें से एक विशालकाय पत्थर को लेकर वापस अपने स्पेस स्टेशन आता है। दोस्तों, नोस्ट्रोमो यान वही यान है जो 1979 में आई एलियन मूवी में 7 क्रू मेंबर्स को लेकर निकला था। लेकिन जब पहली बार सामने आए एलियन ने यान पर सबको मारना शुरू कर दिया, तब रिप्ले नाम की आखिरी बची महिला ने खुद को शटल के सहारे यान से अलग कर लिया और एलियन को मारने के लिए उसने पूरे नोस्ट्रोमो यान को ही तबाह कर दिया था। ये मलबा उसी का होता है। लेकिन जब उसको पता चला कि एलियन भी उसके साथ शटल पर ही आ गया है, तब उसने एलियन को चालाकी से शटल से बाहर अंतरिक्ष में फेंक दिया था और अंतरिक्ष के ठंडे वातावरण ने उस एलियन के चारों तरफ परत बनाकर उसको एक पत्थरनुमा ठोस आवरण में ढक लिया, जिसको अब वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन के लोग अपने स्पेस स्टेशन ले जा रहे थे। वो लोग पत्थर को लेजर से काटकर एलियन के शरीर को उसमें से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी से 65 लाइट ईयर्स दूर जैक्सन ग्रह के स्टार माइनिंग कॉलोनी पर, जहां सिर्फ 2781 लोग ही रहते हैं, उनमें एक रेन नाम की लड़की अपने पिता के द्वारा बनाए गए इंसानी एंड्रॉयड एंडी के साथ रहती है। एंडी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि रेन के लिए अच्छा करो। रेन एंडी को अपने भाई के जैसा मानती है, लेकिन उसके माता पिता वहाँ पर हो रहे खनन की वजह से पहले ही बीमारी के कारण मर चुके थे। अब रेन कैसे भी करके इस कॉलोनी से निकलकर यवागा ग्रह पर जाना चाहती थी। इंसानों ने टेराफॉर्मिंग करके उस ग्रह का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी के जैसे बना दिया था, पर वहाँ पर जाने की एक शर्त थी कि जो कोई भी यवागा ग्रह पर जाना चाहता है उसको यहाँ माइनिंग कॉलोनी में 12,000 घंटे काम करने का अपना कोटा पूरा करना पड़ता है, जो कि रेन पूरा कर चुकी थी। लेकिन कॉरपोरेशन ने उसके एग्रीमेंट को चालाकी से 24,000 घंटों में बदल दिया था, जिसको पूरा करने में 5 से 6 साल और लगने वाले थे। रेन परेशान होकर वहीं एंडी के पास बैठ जाती है। कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी यवागा ग्रह पर जाना उसका सपना ही रह जाएगा। तभी कई साल बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर उसको कॉल करके तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। उसके यहाँ पहुंचकर रेन को टाइलर की बहन के नवारो ब्योर्न भी मिलते हैं। वहाँ टाइलर रेन को बताता है हमें यहाँ से निकलने का एक मौका मिला है। तभी रेन कहती है पर यवागा तक जाने के लिए हमको 9 साल लग जाएंगे और इतनी लंबी यात्रा के लिए हमें स्लीपिंग पॉड्स चाहिए। तो टाइलर बताता है हमें एक शिप मिला है जिसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उस पर स्लीपिंग पॉड्स हैं, हमको बस वहाँ जाना है और पॉड्स को निकाल लाना है। लेकिन इसके लिए हमें एंडी की जरूरत है, क्योंकि शिप और एंडी दोनों कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी हैं। ये उस शिप के कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करके हमें अंदर और वहाँ से बाहर भी निकाल सकता है। इस पर रेन उसके पकड़े जाने के डर से एंडी को वहाँ ले जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर टाइलर के समझाने पर वो मान जाती है। वो सभी टाइलर के शटल की मदद से शिप के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं ये कोई शिप नहीं बल्कि पूरा स्पेस स्टेशन है, जिसका नाम रोमुलस होता है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि जैक्सन ग्रह के रिंग्स अगले 36 घंटे में रोमुलस स्पेस स्टेशन से टकराने वाले हैं। पर टाइलर को विश्वास था वो इस काम को सिर्फ 1 ही घंटे में पूरा कर लेगा। फिर टाइलर और ब्योर्न एंडी के साथ सूट पहनकर अपने शटल को स्टेशन के एंट्री गेट पर जोड़ता है। एंडी का बायोमेट्रिक स्टेशन के गेट को तुरंत खोल देता है। रेन ये सब शटल के मॉनिटर पर देख रही थी। अंदर जाते ही स्टेशन का गेट अपने आप बंद हो जाता है। अंदर आकर टाइलर एंडी की मदद से वहाँ की ग्रेविटी और ऑक्सीजन को बैलेंस कर देता है। वहाँ उसको पता चलता है कि पोर्ट्स के अंदर का फ्यूल कम है और वो उनको सिर्फ 3 साल तक ही सुला सकता है। तो वो और फ्यूल की तलाश में स्टेशन के और अंदर चले जाते हैं। इतने में नवारो सारे पोर्ट्स को अपने शटल में ट्रांसफर कर लेती है। असल में इस स्पेस स्टेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया था और इसका नाम रोम की पौराणिक कथाओं के अनुसार 2 जुड़वा बच्चे रोमुलस और रेम्स पर रखा गया था, जो एक मादा भेड़िए का दूध पीकर बड़े हुए। और रोमुलस ने अपने भाई की हत्या करके रोम साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब वहीं एंडी को उन दोनों से पता चलता है कि वो रेन के साथ यवागा ग्रह पर नहीं जा सकता,
क्योंकि वहाँ किसी भी तरह के मशीनी मानव को आने की अनुमति ही नहीं थी। इसीलिए उसको हमेशा ही जैक्सन ग्रह पर रहना होगा और ये बात रेन पहले से ही जानती थी। इस पर एंडी टायलर से कहता है, रेन के साथ अच्छा होने के लिए मुझे ये भी मंजूर है। स्टेशन के और अंदर जाने पर उन्हें एक बहुत बुरी हालत में टूटा हुआ एंड्रॉयड मिलता है। उसे देखकर वो समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर इस स्टेशन पर हुआ क्या था। फिर उनको क्रियो चैम्बर में फ्यूल मिल जाता है, पर उसको निकालने में ब्योर्न का हाथ नाइट्रोजन गैस से जल जाता है और तभी चैम्बर की इमरजेंसी पावर ऑन हो जाती है, जिसके साथ वो सभी चैम्बर के अंदर ही लॉक हो जाते हैं और स्टेशन का सिस्टम समझ जाता है कि एंडी बाहरी है और अब वहाँ का गेट उससे भी नहीं खुलता। ऊपर से वहाँ का तापमान गर्म होने लगता है। अब उनको वहाँ से निकालने के लिए नवारो और रेन स्टेशन के अंदर आती हैं। रेन चैम्बर के गेट को खोलने के लिए वहाँ पर पड़े एंड्रॉयड की चिप को निकालकर टायलर को देती है और उसको इस चिप को एंडी के ब्रेन में डालने को कहती है, जिससे स्टेशन का सिस्टम एंडी को स्टेशन का ही समझे और गेट खोल दे। टायलर वैसा ही करता है तो एंडी को रिबूट होने में कुछ समय लगता है। उसी चैम्बर में बहुत सारे फेसहगर्स को सुरक्षित रखा हुआ था जो तापमान बढ़ने से जिंदा होने लगे थे। वो ब्योर्न और टायलर पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों उनसे लड़ते हुए अपडेट हो चुके एंडी की मदद से चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। उनके साथ फेसहगर भी बाहर निकल आते हैं। उनमें से एक फेसहगर नवारो पर हमला कर देता है। वो सभी जितना उसे हटाने की कोशिश करते हैं, फेसहगर उतना उसकी गर्दन को दबाता चला जाता है। तभी एंडी उसको मिली नई जानकारी से बताता है, इस हालत में उसको अलग मत करो, वो नवारो की मांसपेशियों के साथ अंदर तक जुड़ चुका है और मुझे ये नहीं पता कि वो हटेगा कैसे। लेकिन वो इसका जवाब वहाँ पर टूटे पड़े एंड्रॉयड से लेने के लिए उसे रीएक्टिवेट करता है। एक्टिवेट होते ही एंड्रॉयड रुक उनको बताता है इस फेसहगर का काम शरीर में बीज डालने का है, जो इंसानी डीएनए मिलने से जेनोमॉर्फ यानी कि एलियन पैदा करता है। फिर रुक एक मरा हुआ एलियन दिखाकर उनको नोस्ट्रोमो शिप की कहानी बताता है और जो एलियन उस शिप से अंतरिक्ष में फेंका गया था, उसके पत्थर में दबे शरीर को इसी रोम्यूलस स्टेशन पर 170 दिन पहले लाया गया था। उसी ने यहाँ के हर एक इंसान को मार डाला और मैंने इस स्टेशन को समय रहते बंद कर दिया। तभी रेन एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम क्रायोफ्यूल से इस फेसहगर की पूंछ को जला दें, उससे अपनी पकड़ छोड़ सकता है। तो टायलर वैसा ही करता है। उससे फेसहगर नवारो की गर्दन छोड़ देता है और ब्योर्न फेसहगर को नवारो के चेहरे से हटा देता है। फिर उसके होश में आते ही रुक उनसे कहता है कि इसको शटल पर मत ले जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फेसहगर ने इसके गर्भ में बीज डाल दिया हो। तो एंडी रुक के कहने पर नवारो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। वहीं नवारो ब्योर्न के साथ शटल पर वापस आकर शटल को ही स्टेशन से अलग कर देती है। इससे वो लोग दो जगह बट जाते हैं, नवारो, ब्योर्न और के शटल पर, वहीं रेन, टायलर और एंडी रोम्यूलस स्टेशन पर। लेकिन शटल पर एक चेस्ट बस्टर नवारो की छाती चीरता हुआ बाहर निकल आता है और इन सब में शटल रोम्यूलस के दूसरी तरफ अंदर जाकर टकरा जाती है, जिससे स्टेशन की स्पीड तेज हो जाती है और घंटों बाद टकराने वाला स्टेशन अब कुछ ही मिनटों में जैक्सन ग्रह के रिंग्स से टकराने वाला होता है। तो रेन और टायलर रोम्यूलस की दिशा बदलने के लिए उसके इंजन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उनके रास्ते में पड़ने वाले चैम्बर में फेसहगर्स भरे पड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुक एंडी से कॉर्पोरेशन के मिशन को पूरा करने में उसकी मदद मांगता है। अब क्योंकि एंडी अपग्रेड हो चुका था, तो उसका मूल निर्देश बदल चुका था। अब वो कॉर्पोरेशन के प्रति वफादार हो जाता है और वो रुक की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर रेन को एक और आइडिया आता है कि फेसहगर्स का चैम्बर पार करने के लिए उनको उस चैम्बर में रखी चीजों के बराबर अपने शरीर का टेम्परेचर करना होगा, जिससे फेसहगर्स उनके शरीर के टेम्परेचर को भांपकर उन पर हमला न कर सकें, क्योंकि उनकी आंखें ही नहीं थी, वो सिर्फ टेम्परेचर सेंस करते थे। तो वो वहीं बगल के चैम्बर में बैठकर अपने शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टक्कर लगने से बेहोश हुई के को होश आता है। तभी ब्योर्न उसका मुंह बंद करके उसको शांत रहने को कहता है और वहीं अंडे के अंदर पनप रहे ज़ोनोमॉर्फ को मारने के लिए हाई वोल्टेज का यूज करता है, पर उससे ज़ोनोमॉर्फ पर कुछ असर नहीं होता। उल्टा उसके एसिडिक खून से ब्योर्न की ही मौत हो जाती है। तभी
जियोनोमॉर्फ यानी कि एलियन अपने अंडे से बाहर निकलने लगता है। तभी डरती हुई के जल्दी से टायलर से संपर्क करके उसे सारी बात बताती है। इधर टायलर रेन के साथ फेस हगर्स वाले चैम्बर को आधा पार कर चुका था। वो के को उसके चैम्बर का गेट खोलने के लिए की ढूंढने को कहता है। की मिलते ही वो जैसे ही गेट खोलकर जल्दीबाजी से भागती है, वो ऊपर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसको चोट लगने की वजह से टायलर के शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फेसहगर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो भी भागते हुए एंडी के द्वारा दरवाजा बंद करने से पहले ही उस चैम्बर से निकल जाते हैं। लेकिन रेन एंडी का ऐसा बर्ताव देखकर चौंक जाती है, क्योंकि एंडी ने इतना रूड बिहेवियर कभी नहीं किया था। अब टकराव में सिर्फ 20 मिनट ही बचे होते हैं। उसी समय के को होश आता है। वो बड़ी मुश्किल से एलियन से बचकर दूसरे चैम्बर में आ जाती है। तभी टायलर सबके साथ उसी चैम्बर के दरवाजे के दूसरी तरफ आ जाता है। लेकिन तभी एलियन ठीक के पीछे आकर बैठकर उसे देखने लगता है। एलियन को देखकर एंडी समझ जाता है अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो एलियन सबको मार देगा। इसीलिए टायलर और रेन के लाख कहने पर भी एंडी दरवाजा नहीं खोलता। तो एलियन के को घायल करके अपने साथ ले जाता है। फिर रेन एंडी पर गुस्सा करती हुई उसको चाटा मारकर खुद ही रोने लगती है और एंडी से उसका मुख्य उद्देश्य पूछती है। एंडी उसको बताता है अब उसके पास नए निर्देश हैं। उसको अब कॉर्पोरेशन के फायदे के लिए काम करना है। रेन ये बात सुनकर समझ जाती है कि नोस्ट्रोमो के एंड्रॉयड की चिप एंडी को कंट्रोल कर रही है और अब वो पहले कॉर्पोरेशन के उद्देश्य को ही पूरा करेगा। उसके बाद एंडी उन दोनों को लेकर रोमुलस की लैब में जैसे ही पहुंचता है, तभी रुक वीडियो कॉल से उनको बताता है वेललैंड कॉर्पोरेशन का उद्देश्य हमेशा से इंसानों को पूर्ण रूप से विकसित करना था, जिसको कभी कोई बीमारी न मार सकेगी, ना कोई प्रलय उसे मिटा सकेगी और वो हर तरह का तापमान झेल सकेगा। साथ ही उसके अंदर अंतरिक्ष में जीवित रहने की शक्तियां भी होंगी। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने एलियन के डीएनए में से एक पोषक द्रव की खोज की, जिसको मैंने प्रोमीथियस की आग का नाम दिया। ये द्रव इंसानों में इंजेक्ट करने के बाद उनको चमत्कारी ढंग से ठीक कर सकता है और उनको बेशुमार ताकत दे सकता है। वेललैंड के मालिक ने इसी की खोज में अपनी जिंदगी गंवा दी। ये द्रव मानवता के लिए एक उपहार है। तभी रेन वीडियो में देखती है इस द्रव को मरे हुए चूहे में इंजेक्ट किया गया तो वो फिर से जिंदा और स्वस्थ हो गया और अब एंडी का उद्देश्य द्रव के सैंपल्स को कॉलोनी ले जाकर कॉर्पोरेशन को देकर एक नए मानवता के विकास की तरफ बढ़ना था। फिर एंडी रेन और टायलर को उनके बचाव के लिए गन देता है। टायलर रेन को उसे चलाना सिखाता है। तभी एंडी उसको याद दिलाता है एलियन का खून एसिडिक है और हम स्टेशन के सबसे निचले स्तर पर हैं, जहां एलियन का खून गिरने से छेद हो जाएगा और अंतरिक्ष का वैक्यूम उन सबको अंतरिक्ष में खींचकर मार डालेगा। फिर एंडी उनको एक गुप्त रास्ते से कॉरिडोर में ले आता है। उसको पार करके वो लिफ्ट के सहारे अपने शटल तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो देखते हैं उस रास्ते पर एलियन ने स्टेशन के सभी लोगों को मारकर उनकी लाशों को कोकून यानी कि काले आवरण में बांध रखा था। वहीं उनको के की आवाज आती है। वो बहुत ज्यादा घायल होती है। वो दोनों कोकून से उसे बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसको ठीक करने के लिए एंडी उन्हें द्रव देता है, लेकिन रेन उसको इंजेक्ट करने से मना कर देती है, क्योंकि अभी उसको उस पर विश्वास नहीं था। उसी समय एलियन वहां आकर जैसे ही रेन पर हमला करता है, तभी टायलर बीच में आकर रेन को तो बचा लेता है, लेकिन खुद मारा जाता है। साथ ही एलियन एंडी पर वार करके उसे पंगु बना देता है। तभी वहाँ बहुत सारे एलियंस और फेसहगर आने लगते हैं, तो रेन के को लिफ्ट के सहारे अपने शटल तक ले जाने लगती है, लेकिन तभी रेन को एंडी को वहाँ नीचे छोड़ देने का पछतावा होता है। तो वो के को द्रव देकर शटल से कॉलोनी चले जाने को कहकर एंडी को बचाने वापस नीचे उतर आती है और बड़ी सावधानी के साथ एंडी को कंट्रोल कर रही चिप को निकालकर उसकी की से उसे रीसेट करती है। इससे एंडी वापस रेन के प्रति वफादार हो जाता है। इतने में एलियंस का झुंड वहाँ आ जाता है। ऊपर से एंडी का बायोमेट्रिक अब काम करना बंद कर देता है। वो फंस चुके थे। फिर अचानक से रेन खड़ी होकर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व आकर्षण पैदा कर रहे जनरेटर्स को बंद कर देती है, जिससे वो सभी हवा में तैरने लगते हैं। फिर वो एक एक करके सभी एलियंस को बंदूक से भून देती है। ग्रेविटी ना होने की वजह से एलियन का एसिडिक खून हवा में ही चारों तरफ तैरने लगता है, तो वो दोनों एसिडिक खून से बचते हुए लिफ्ट के रास्ते में पहुंच जाते हैं और ग्रेविटी ना होने की वजह से बिना लिफ्ट के ही ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही जनरेटर अपने
आप एक्टिवेट होकर ग्रेविटी पैदा कर देते हैं। एंडी पहले ही सीढ़ी को पकड़ लेता है, लेकिन रेन सीढ़ी को पकड़ नहीं पाती और नीचे गिरने लगती है। वहीं नीचे गिरते हुए एक एलियन उसको हवा में ही पकड़ लेता है। ऊपर से उनका एसिडिक खून फ्लोर पर गिरने से स्टेशन की दीवार में छेद कर देता है, जिससे वहाँ वैक्यूम बन जाता है। अब इससे पहले एलियन रेन को मारता, तभी एंडी उस पर गोलियां चलाता हुआ रेन को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ के का शरीर जवाब दे जाता है, तो वो द्रव को अपने अंदर इंजेक्ट करके शटल के अंदर आ जाती है। फिर जैसे ही स्टेशन जैक्सन ग्रे के रिंग से टकराता है, तब तक रेन और एंडी भी शटल में आ जाते हैं और शटल की मदद से टूटते हुए स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद रेन के और एंडी को यवागा ग्रह पर ले जाने के लिए उन्हें स्लीपिंग पॉड्स में जैसे ही डालती है, तभी के द्रव वाले इंजेक्शन के प्रभाव से एक जिनोमॉर्फ के शेल को जन्म देती है। तो रेन उसको अंतरिक्ष में फेंकने के लिए वहाँ से लेकर जाने लगती है, पर खून में एसिड होने के कारण वो उसके हाथ से छूट जाता है और शेल वहीं गिर जाता है। अब इससे पहले रेन उसको क्रियोफ्यूल से खत्म करती शेल खुलता है और वो देखती है कि उसके अंदर एक इंसान के बच्चे के जैसे दिखने वाला जेनोमॉर्फ है। बच्चा शेल के साथ शटर के कार्गो एरिया में जाकर गिर जाता है, लेकिन रेन जब तक वहां पहुंचती है तो वो बच्चा अपने शेल में ही नहीं होता। वहीं वो बच्चा पल भर में ही एक विशाल आकार ले लेता है। वो देखने में बहुत हद तक प्रोमेथियस मूवी के इंजीनियर्स जैसा होता है। दोस्तों, प्रोमेथियस के बारे में जानने के लिए हमने पहले ही उसकी कहानी एक्सप्लेन कर रखी है, जिसका लिंक हमने इसकी बायो में दे रखा है। आप उसे क्लिक करके इसकी कहानी भी जान सकते हैं। इसलिए हम इसे इंजीनियर के नाम से ही पुकारेंगे। वो इंजीनियर एक ही बार में एंडी की गर्दन काट देता है और जब तक रेन वहां पहुंचती है, वो के का खून पीकर उसे मार डालता है। तो रेन उसे मारने के लिए क्रियोफ्यूल उस पर डालती है। उससे वो इंजीनियर परेशान होने लगता है और फ्यूल पूरी जगह फैल जाता है। उससे वहाँ भयंकर ठंड हो जाती है और ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो रेन अपनी पूरी ताकत समेटकर अपना स्पेस सूट पहनकर अपनी जान बचाती है और कार्गो एरिया को शटल से अलग करने के लिए उसके आखिरी लीवर को जैसे ही खींचती है, तभी इंजीनियर वहां आकर उसे नीचे पटक देता है। तो रेन उसके शेल में बचे एसिडिक खून से कार्गो एरिया के फ्लोर को पिघला देती है, जिससे अंतरिक्ष का वैक्यूम दोनों को बाहर खींच लेता है। अब क्योंकि रेन ने खुद को पहले से ही तार से बांधा हुआ था, तो वो तार आखिरी लीवर को भी खींच देता है, जिससे कार्गो एरिया के साथ इंजीनियर भी जैक्सन ग्रे के रिंग से टकराकर खत्म हो जाता है और रेन वापस शटल में आ जाती है। फिर वो एंडी को स्लीपिंग पोड में लिटाकर उससे उसको ठीक करने का वादा करती है और फिर शटल में इवागा ग्रह की लोकेशन डालती है। साथ ही वो एक वीडियो लॉग भी बनाती है, जिसमें वो बताती है कि वो इवागा ग्रह पहुंच रही है। उसके बाद वो खुद भी स्लीपिंग पॉड में जाकर अगले 9 साल के लिए सो जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।